लोग बात करेंगे चैप्टर 11 संगम काल के बारे में। देखिए संगम काल चैप्टर 11 है, ये आपका अध्याय 11 है, ये संगम काल। और संगम काल के बारे में बेटा हम लोग एक एक करके बात करेंगे। संगम काल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है संगम काल, और संगम काल के बारे में जो है इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं उन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो धीरे धीरे अगर हम बात करें, चूंकि संगम काल के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो है 300 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल कहा जाता है। लिखिए 300 जो है 300 क्या बेटा, ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच के काल को संगम काल कहा जाता है। संगम काल कहा जाता है। और इस समय 3 राजवंश थे बेटा, 3 राजवंश कौन कौन थे, जिसका नाम है चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। चूंकि मेन जो चीजें हैं हम उसी पे बात करेंगे। जैसे संगम साहित्य क्या है, संगम साहित्य आप सभी जानते भी हैं कि जो संगम साहित्य होता है बेटा, वो संगम साहित्य क्या होता है, तमिल भाषा में जो है विशिष्ट साहित्यों की रचना। देखिए तमिल भाषा में विशिष्ट महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना, महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना की बात की गई है। इसमें 23 से 31 कविताओं की रचना की गई है। ठीक है, 2331 कविताओं की रचना की गई। संगम साहित्य के अगर विषय के बारे में बात करें, लिखिए संगम साहित्य के विषय, संगम साहित्य के अगर हम विषय के बारे में बात करें बेटा, तो कह सकते हैं कि समाज जो था, चूंकि साहित्य में समाज, इस साहित्य में जो है साहित्य में समाज साहित्य में बेटा जो समाज था, सामाजिक वर्ग, सामाजिक गतिविधियों, लिखिए सामाजिक वर्ग, सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक वर्ग बेटा, सामाजिक गतिविधियों, धार्मिक क्रियाकलाप, ठीक है, धार्मिक क्रियाकलाप, इस सभी को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। संगम साहित्य को जो है प्राथमिक रूप से जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। एक कौन सा है बेटा, एक आपका है पूरम और एक है आगम। लिखिए एक है आपका पूरम और दूसरा है बेटा आगम। ठीक है, तो इसको 2 भागों में बेटा इसको बांटा गया, पूरम और आगम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें चूंकि आपको जानना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि 3 संगम हुए थे। कितने संगम हुए थे बेटा, 3 संगम हुए थे, 3 संगम। तो पहला कहां हुआ था, तो पहला जो संगम हुआ था बेटा मदुरई में हुआ था। कहां हुआ था, मदुरई में। दूसरा जो संगम हुआ था बेटा वो कापुरम में हुआ था, कपापुरम में हुआ था। तीसरा जो हुआ था वो मदुरई में फिर हुआ था। तीसरा तो क्या हुआ था, मदुरई में हुआ। तो याद रखिएगा 3 संगम हुए थे। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप सभी को होगा भी। अगर हम बात करें तो इसको कितने भागों में, संगम साहित्य को 2 समूहों में बांटा जाता है। संगम साहित्य को 2 समूहों में, 2 समूह। और ये 2 समूह कौन कौन से हैं बेटा, याद रखिएगा ये 2 समूह कौन कौन से हैं। 2 समूह में जो बांटा जाता है, एक का नाम है मेलकनक, एक का नाम है बेटा मेलकनक और दूसरा है किल कनको। ठीक है, तो 2 भागों में इसको बांटा जाता है, ये भी आप सभी को जानना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, चूंकि 3 प्राचीन राजवंश थे, जो मैंने कहा चोल, चेर, पांड्य, 3 प्राचीन राजवंश थे। इसमें 3 प्राचीन लिख लो राजवंश थे, और 3 प्राचीन राजवंश जिसमें चोल, चेर और पांड्य थे। 3 प्राचीन इसमें राजवंश थे, चोल, चेर, पांड्य थे। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, राज व्यवस्था कैसा था, लिख लीजिए। तो इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था की बात अगर हम करें तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो मैं कहूं संगम काल के दौरान जो है वंशानुगत राजतंत्र का पालन था। वंशानुगत राजतंत्र का पालन, वंशानुगत बेटा राजतंत्र का पालन होता था। दूसरा क्या लिखेंगे, साम्राज्य का विभाजन जो हुआ था, जो साम्राज्य का विभाजन होता था बेटा याद रखिएगा, तो साम्राज्य का जो विभाजन किसमें किसमें होता था, लिख लीजिए मंडलम नाडु उर, लिखिए मंडलम नाडु उर, लिख लीजिए मंडलम नाडु उर पेरूर, पेरूर बड़े गांव को कहा जाता था, पेरूर, पेरूर मतलब बड़े गांव, याद रखिएगा। उर का मतलब क्या था बेटा, उर का मतलब नगर होता था। नाडु किसे कहते हैं, नाडु, नाडु जो है, नाडु का मतलब होता था प्रांत होता था, लिखिए प्रांत। और मंडलम का मतलब क्या होता था, मंडलम का मतलब होता था, मंडलम चूंकि बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा जो आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। राजा की शक्ति पर 5 सदस्यों वाले परिषद का नियंत्रण होता था, लिख लीजिए राजा की शक्ति पर, राजा की शक्ति पर, राजा की शक्ति पर बेटा 5, क्या बेटा 5, तो 5 सदस्यों वाले परिषद का नियंत्रण होता था। 5 सदस्यों वाले परिषद का नियंत्रण होता था, परिषद का नियंत्रण होता था, परिषद का बेटा नियंत्रण होता था, जिसे 5 महासभा के नाम से जाना जाता था। इसे क्या कहा था, 5 महासभा के नाम से जाना जाता था। 5 महासभा के नाम से बेटा, तो 5 महासभा के नाम से जाना जाता था, कह सकते हैं कि 5 महासभा के नाम से इसे जाना जाता था। अगर कर संग्रह को पेरियार कहा जाता था, इसमें कर संग्रह को क्या कहते थे बेटा, कर संग्रह को पेरियार कहा जाता था, पेरियार, याद रखिएगा कर संग्रह को क्या कहा जाता था, पेरियार कहा जाता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था, राज्य की आय का मुख्य स्रोत, आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, यह भी याद रखिएगा। जबकि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क जो है भी लगाया जाता था, विदेशी व्यापार पर लिख लीजिए, विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क लगाया जाता था, लगाया जाता था, सीमा शुल्क लगाया जाता था, विदेशी व्यापार पर बेटा सीमा शुल्क लगाया जाता था। कराई बेसिकली भूमि राजस्व, उल्गू मतलब सीमा शुल्क, लिखिए कराई जो था बेटा, लिख लीजिए भूमि राजस्व को कराई कहते थे, कराई का मतलब भूमि राजस्व, कराई मतलब भूमि राजस्व लिख लीजिए। उल्गू मतलब सीमा शुल्क, लिखिए उल्गू, उल्गू का मतलब बेटा सीमा शुल्क लिख लीजिए। इसके साथ साथ बेटा इराऊ का मतलब उपहार, लिखिए इराऊ, उपहार लिख लीजिए। और इराई का मतलब सामंतों की कर होता है, इराई सामंतों की कर होता है, सामंतों की कर होता है, ये भी लिख लीजिए। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें बेटा, इसमें अर्थव्यवस्था कैसी थी, लिख लीजिए जो अर्थव्यवस्था थी इसमें, अर्थव्यवस्था वो कैसी थी, लिख लीजिए। तो अर्थव्यवस्था बेटा कृषि प्रमुख व्यवसाय था, कृषि क्या था, मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय, कृषि क्या था बेटा, मुख्य व्यवसाय था। चावल की खेती सबसे अधिक की जाती थी, लिखिए चावल की खेती सबसे ज्यादा, खेती सबसे ज्यादा की जाती थी। यह लोगों के भोजन का हिस्सा था, क्योंकि चावल क्या था, लोगों के भोजन का हिस्सा था, भोजन का हिस्सा था। हिस्सा था। चोल शासक करिकल को कावेरी नदी पर बांध बनाने का श्रेय प्राप्त है। चोल शासक लिख लीजिए, चोल शासक क्या नाम है बेटा, तो चोल शासक का नाम बताइए, करिकल को, करिकल को
चोल शासक करिकल को कावेरी नदी पर क्या, तो कावेरी नदी पर बांध बनाने का श्रेय प्राप्त है। बांध बनाने का श्रेय प्राप्त, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बांध बनाने का क्या है बेटा, तो श्रेय प्राप्त है। निर्यात की वस्तुओं की बात इसमें की जाए, कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी, तो निर्यात की वस्तुएं लिख लीजिए। किन चीजों का निर्यात किया जाता था, सूती वस्त्र का, इसके साथ साथ बेटा शीशे की मुहरें लिखिए, शीशे की मुहरें, शीशे की मुहरें, और क्या है बेटा, मोती है, चंदन है, लिखिए मोती, फिर बेटा लिखिए चंदन, फिर लिखिए बेटा इत्र, काली मिर्च, काली मिर्च तो पूरी दुनिया में फेमस है, काली मिर्च, इत्र है, चंदन है बेटा, काली मिर्च है, हाथी दांत के उत्पाद है, लिखिए हाथी दांत के उत्पाद, तो ये सब याद रखिएगा, ये निर्यात वस्तुएं हैं। जबकि आयात की कौन कौन सी वस्तुएं थी, आयात की वस्तुएं, तो आयात वस्तुओं में क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, आयात वस्तुओं में क्या क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं घोड़ा है, सोना है, चांदी है, घोड़ा है, सोना है, चांदी है, और क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, शराब है, सूखे मेवे हैं, लिखिए शराब है, सूखे मेवे हैं, ठीक है। तो ये सब भी चीजें आप सभी को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बंदरगाह नगर अगर हम बात करें बेटा, चूंकि बंदरगाह नगर के बारे में अगर हम चर्चा करें, बंदरगाह नगर, तो लिख लीजिए बंदरगाह जो नगर था, बंदरगाह नगर, तो जो बंदरगाह नगर था वो कौन सा था बेटा, तो पुहार सबसे महत्वपूर्ण था, पुहार, पुहार सबसे महत्वपूर्ण था बेटा। पश्चिमोत्तर तट पर बंदरगाह था ये, पश्चिमोत्तर तट पर बंदरगाह था, पश्चिमोत्तर तट पर, पश्चिमोत्तर तट पर बंदरगाह था। क्योंकि अगर बात करें जैसे पश्चिमोत्तर तट पर पुहार महत्वपूर्ण बंदर था, पश्चिमोत्तर तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे, तो पश्चिमोत्तर तट पर जो बंदरगाह थे याद रखिएगा, पुहार जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा पुहार था। और पश्चिमोत्तर तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे बेटा, जैसे कह सकते हैं भारूच, भारूच कच्छा, ये कह सकते हैं, जिसे भड़ोच कहते हैं, भारूकच्छा को भड़ोच कहते हैं, भड़ोच बंदरगाह लिख लीजिए, भड़ोच। इसके साथ साथ बेटा सौपारा, कल्याण लिख लीजिए, सौपारा है, कल्याण है, ये सब बंदरगाह याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। पूर्वी तट पर बंदरगाह अगर पूछे तो लिखिए पूर्वी तट पर बंदरगाह, पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे लिख लीजिए, तो पूर्वी तट पे जो बंदरगाह थे लिख लीजिए, इसके बारे में कह सकते हैं ताम्रलिप्ति, जिसे हम उड़ीसा में है, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, ये कहां पर है बेटा, उड़ीसा में है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेटा अरिका मेडु, पुडुचेरी में, अरिका मेडु पुडुचेरी में, तो ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी बेटा आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम समाज के बारे में बात करें, चूंकि समाज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का, तो समाज को लेकर अगर हम चले बेटा, चूंकि इसका समाज काफी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो समाज में जो मेन चीजें हैं, जैसे समाज में पुरुनारू नामक ग्रंथ में 4 वर्गों की बात इसमें की गई है। समाज में, समाज की जो बात की जाए, इसमें समाज की क्या स्थिति थी बेटा, तो समाज के बारे में क्या कह सकते हैं कि इसमें 4 वर्गों में समाज को बांटा गया था। एक को कहते थे गुड्डुडुम वर्ग, 4 वर्ग थे, 4 वर्ग में थे। पहला लिखिए गुड्डुडुम वर्ग, जो गुड्डुम वर्ग था बेटा, ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग इसमें आते थे। कौन आते थे बेटा, ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग। दूसरा है लिख लीजिए अरसर वर्ग, अरसर वर्ग क्या था, अरसर वर्ग। अब इस वर्ग में क्या था बेटा, तो शासक और योद्धा वर्ग आते थे, शासक एवं योद्धा वर्ग, योद्धा वर्ग। तीसरा लिख लीजिए बेनिगर वर्ग, बेनिगर। तो बेनिगर वर्ग के बारे में अगर हम बात करें बेटा, इसमें व्यापारी वर्ग आता था, व्यापारी। और चौथा वर्ग क्या था बेटा, विलास वर्ग, किसान वर्ग, विलास वर्ग, किसान वर्ग, विलास वर्ग यानी कि बेटा किसान वर्ग।
ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, 4 वर्ग थे और इस चारों के बारे में जो है हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसको अच्छे से देखिए, यही सब मेन पूछे भी जाते हैं। अगर हम और बात करें कि इसकी संस्कृति के बारे में कि महापाषाणिक संस्कृति कैसी थी, लिख लीजिए। तो महापाषाणिक संस्कृति में क्या लिख सकते हैं, महापाषाणिक संस्कृति के बारे में। तो इसमें जो मेन चीजें क्या लिख सकते हैं महापाषाणिक संस्कृति में, इसी में तो कह सकते हैं कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद जो है दक्षिणी भारत में जिस संस्कृति, उसे ही नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद आया। नवपाषाणिक लिखिए युग की समाप्ति के बाद आया, समाप्ति के बाद जो है ये आया, यह आया, लिखिए नवपाषाणिक समाज के ये आया। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए जो है, संस्कृति के लोग लिखिए, संस्कृति के लोग अपने मृतकों को, अपने लिखिए मृतकों को, संस्कृति के लोग बेटा अपने मृतकों को क्या करते थे कि अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए, अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। कह सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ये लोग करते थे। मध्य पाषाण संस्कृति मुख्यतः अपनी सावधान प्रथा के लिए जानी जाती थी। आप सभी जानते हैं कि यह सावधान प्रथा के लिए जानी जाती थी, सावधान प्रथा के लिए, ये सब जानते ही हैं आप सभी। तो ये भी चीजें हैं। इसके साथ साथ लिख सकते हैं बेटा कि लौह उपकरणों का प्रयोग किया गया इसमें, और भी चीजों का, जैसे कह सकते हैं कि लौह उपकरण का प्रयोग किया गया, लौह उपकरण का प्रयोग, लौह उपकरण का बेटा प्रयोग किया गया, ये भी कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं शिकार पशुचारण कृषि पद्धति की बात की गई, शिकार या पशुचारण, शिकार या पशुचारण, देखिए शिकार हुआ या पशुचारण कृषि पद्धति की बात की गई, पशुचारण कृषि पद्धति की बात की गई, पद्धति की बात की गई। तीसरा लिखिए लघु बस्तियों का निर्माण किया गया, लघु बस्तियों का निर्माण किया गया। चौथा लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, चित्रकला की बात इसमें की गई बेटा। किसकी बात की गई, चित्रकला की, मृदभांड की, समाधान की, लिखिए चित्रकला, मृदभांड। और छठवां लिख लीजिए समाधान की बात की गई, समाधान की बात इसमें की गई। ये भी पॉइंट आप इसको इनमें इंक्लूड करना है। जो मध्य पाषाण काल के जो प्रकार के बारे में अगर बात करें, मध्य पाषाण काल के प्रकार, मध्य पाषाण के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो क्या लिख सकते हैं मध्य पाषाण काल के प्रकार में, तो कह सकते हैं स्टोन सर्कल्स, लिखिए स्टोन सर्कल्स, स्टोन सर्कल्स कह सकते हैं। दूसरा लिख लीजिए कुडिकल, लिख लीजिए कुडिकल, कुडिकल। तीसरा लिखिए कुडिकल के बाद क्या लिख सकते हैं बेटा, कुडिकल के बाद आप लिख सकते हैं डोलमेन, डोलमेन लिख लीजिए, डोलमेन। और चौथा लिख लीजिए डोलमेन के बाद मेनहरी, मेनहरी लिख लीजिए, मेनहरी। पांचवा लिख लीजिए जो मेन जो चीजें हैं बेटा, मेनहरी को मोनोलिथ भी बेसिकली कहा जाता है, मेनहरी को क्या कहा जाता है बेटा, मोनोलिथ भी कहा जाता है, मोनोलिथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है, मध्य पाषाण के प्रकार हैं, इनको भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल के क्या है बेटा, ये सभी के सभी जो है पाषाण के जो है प्रकार हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो स्टोन सर्कल्स था, ये पत्थर के घेरे को जो है ये क्या करते थे, पत्थर के घेरे को, लिख लीजिए पत्थर के घेरे को क्या करते थे, ये पत्थर के घेरे को आमतौर पर जो है आमतौर पर जो है ये कामलेख कहा जाता है, आमतौर पर कामलेख कहा जाता था। ठीक है, कामलेख कहा जाता था, ये भी कह सकते हैं। और इस पे जो है कुडिकल जो था, बेसिकली जो था, जो कुडिकल की बात कर रहे हैं, ये जो महापाषाण प्रस्तर जिसे सावधान
स्थल पर जो है समाधि के ऊपर डाला जाता था, जो है महापाषाण स्थल, जिसे सावधान के ऊपर डाला जाता था, के ऊपर क्या किया जाता था बेटा, सावधान के ऊपर डाला जाता था, सावधान के ऊपर बेटा इसे डाला जाता था। डोलमेन क्या था बेटा, तो डोलमेन था एक जो है मध्य पाषाणकालीन संरचना था। ये क्या था, मध्य पाषाणकालीन संरचना थी। और ये क्या होता था इसमें, तो इसमें बेटा ये होता था कि 2 या 2 से अधिक सहायक पत्थरों पर एक बड़े कैप स्टोन को रखकर बनाई जाती थी। 2 या 2 से अधिक, लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक बड़े पत्थरों को रखकर 2 या 2 से अधिक बेटा बड़े पत्थरों को रखकर बनाई जाती थी। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है, बनाई जाती थी। 2 या 2 से अधिक पत्थरों को रखकर बनाई जाती थी। अगर हम बात करें मेनहरी का, तो मेनहरी क्या था, लिख लीजिए, मेनहरी जो था, मेनहरी लिख लीजिए, मेनहरी। तो मेनहरी क्या था बेटा, तो मेनहरी जो था बेसिकली एक एकल पत्थर है। क्या है बेटा, एकल पत्थर है और स्तंभ की भांति खड़ा किया जाता है। इसे स्तंभ की भांति खड़ा किया जाता है, स्तंभ की भांति बेटा खड़ा किया जाता है। इसका आकार एक समान होता है, आकार समान होता है बेटा, समान होता है। देखिए, और क्या क्या लिखेंगे, इसकी आकृति में अंतर दिखता है। आकृति में क्या है बेटा, तो आकृति में अंतर दिखता है, आकृति में बेटा अंतर दिखता है। यूरोप तथा अफ्रीकी देशों में प्राप्त हुआ है। ये बेसिकली यूरोप तथा अफ्रीकी देशों में प्राप्त हुआ है, यूरोप तथा अफ्रीकी देशों में प्राप्त हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि यूरोप तथा अफ्रीकी देशों में प्राप्त हुआ है। तो ये सब चीजें आप सभी को लिखनी है बेटा, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम और भी मुद्दों पे बात करें, क्योंकि हमने हर मुद्दों पर बात किया, और भी मुद्दों पर अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके संगम काल में आते हैं, तो क्वेश्चंस को लिख लीजिए। क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि छोटा टॉपिक है ये संगम काल। पहला क्वेश्चन लिखिए कि संगम साहित्य के आधार पर, लिखिए संगम साहित्य के आधार पर, पहला क्वेश्चन है बेटा, संगम साहित्य के आधार पर दक्षिण भारत के क्या बेटा, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर का वर्णन कीजिए। सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन, सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन, आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए, दूसरा लिख लीजिए, संगम काल में चोर चेर, लिखिए संगम चोर चे पांड्य राजवंशों की अगर हम बात करें बेटा, प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना कीजिए, तो ये सब क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चंस चूंकि छोटा टॉपिक था बेटा, और ये सब क्वेश्चंस आपके पेपर में जो है पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है संक्रमण काल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा संक्रमण काल, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।